हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय काव्य शास्त्र के ऊपर। तो देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र एक ऐसा टॉपिक है जिस पे अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिंदी साहित्य की किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रही हो तो इस पे प्रश्न जो है वो ज़रूर पूछा जाता है और सारे ही प्रश्न जो है महत्वपूर्ण होते हैं और विद्यार्थी जो है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी इसी विषय पर होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं के ऊपर जो है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पे चर्चा करूंगी। कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, इसके टॉपिक्स हैं, उस पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, वास्तविक काव्य लक्षण का प्रारंभ किस आचार्य से होता है जिन्होंने शब्द और अर्थ के सहभाव यानी कि शब्दार्थों सहितो काव्यम को काव्य की संज्ञा दी है। तो ये बात कही है भामह ने। तो देखिए, भामह के द्वारा जो कहा गया ये कथन है वो अधिकतर पूछा जाता है कि ये किसने कहा है। अगला है, शब्द अर्थ संगम सहित भरे चमत्कृत भाई जग अद्भुत में अद्भुत ही सुखदा काव्य बनाए। ये पंक्तियाँ जो है वह किस कवि की है? तो ये रसिकानंद की कवि पंक्तियाँ हैं। अगला है, प्रतिभा के दो भेद हैं, सहजा और उत्पाद्या। ये बात जो है वो किसने बताई है? तो यहाँ जो है दो प्रश्न जो है आपके सामने आ जाते हैं कि प्रतिभा के कितने भेद हैं। तो प्रतिभा के दो भेद हैं, सहजा और उत्पाद्या, और ये दोनों भेद जो है वो किसने दिए हैं? तो रुद्रट ने दिए हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिभा को काव्य निर्माण का एकमात्र हेतु मानने के कारण किस आचार्य के प्रतिभावादी कहा जाता है? तो प्रतिभा को जो है काव्य निर्माण का एकमात्र हेतु माना है, तो वो माना है पंडित जगन्नाथ ने। अगला लेते हैं। तो यहाँ अगला जो प्रश्न ले रहे हैं वो है कि प्रतिभा के दो भेद, कार्यत्री और भावयित्री, ये बात जो है वो किसने दिए हैं, कहे हैं? तो ये बात जो है राजशेखर के द्वारा दिए गए हैं। तो देखिए, आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि प्रतिभा के जो दो भेद हैं, सहजा और उत्पाद्या, ये दिया है रुद्रट ने, और प्रतिभा के दो भेद कार्यत्री और भावयित्री, ये दिया है राजशेखर ने। तो दोनों ही चीज़ें अलग है और किसने दिया है वो नाम ज़रूर देखिएगा। अगला है, भावयित्री प्रतिभा किसमें होती है? तो भाव, अगर इसको छोटे से याद करें तो भाव कहाँ उत्पन्न होगा? तो हृदय में, तो सहृदय में। अगला है, भारतीय काव्य शास्त्र में भावक से अभिप्राय है। तो यहाँ पे भावक से अभिप्राय होगा सहृदय या आलोचक से। तो आलोचक के हृदय से भी जब कोई भाव निकलता है तो यहाँ उसी से हम लेंगे। अगला है, शरीर तावत दृष्टांत व्यचना पदावली, ये कथन किसका है? तो देखिए, इस प्रकार के कथन जो है मैं आपको अलग से एक वीडियो भी बना दूंगी कि इसने कौन से कथन कहे हैं। ये अधिकतर पूछे जाते हैं और भारतीय और पाश्चात्य दोनों काव्य शास्त्र में जिसने कहे हैं ज़रूर आता है। तो ये अलग से मैं आप सभी को इसमें करा दूंगी। तो ये बात जो है दंडी के द्वारा दिया गया कथन है। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न जो है अधिकतर पूछे जाते हैं, और चाहे वो नेट की परीक्षा हो, चाहे अभी अगर हम बात करें इसकी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो दोनों में ही ये चीज़ें पूछी जाती है। तो मैं आपको अलग से भी करवा दूंगी। अगला टॉपिक लेते हैं, रीति सिद्धांत की उपलब्धि है। तो रीति सिद्धांत की जो उपलब्धि है वो है शैली तत्वों को महत्व देना। अगला है, वामन के अनुसार गुण और रीति का संबंध है। तो गुण और रीति का जो संबंध है वो है अभेद। अगला है, आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के कितने भेद हैं? तो वक्रोक्ति के 6 भेद हैं। तो देखिए, ये जो कितने आ रहे हैं ना, इनकी ज़रूर देख लीजिए। ये संख्या जो है ना वो अधिकतर पूछ लेते हैं, ये कितने हैं, या उन्होंने जो है उन आचार्य ने कितनी संख्या इसकी बताई है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति सिद्धांत की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो उसकी है कलावाद की प्रतिष्ठा। अगला है, कव कर्म कार्य काव्यम, कवि का कर्म ही काव्य है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो कुंतक का है। तो यहाँ आप थोड़ा अगर याद करने के लिए हिंट की बात करें तो कव कर्म कार्यम काव्यम, तो क की जो बात कही है वो कही है हमारे कुंतक जी ने। तो यहाँ आप कह सकते हैं क से याद कर लेना कि तीनों में जो है क का आ रहा है, तो ये बात कुंतक के द्वारा कही गई है। अगला है, औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ किस आचार्य का है? तो
तो औचित्य विचार चर्चा जो है क्षेमेंद्र की पुस्तक है। अगला है क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य के प्रधान भेद हैं, तो औचित्य के प्रधान भेद हैं 27। अगला है क्षेमेंद्र ने रस का प्राण किसे माना है, तो वो माना है औचित्य को। तो इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षा में आते हैं, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आपको इसकी PDF भी उपलब्ध करा दूंगी। अगला है ध्वन्यालोक की टीका ध्वन्यालोक लोचन किसने लिखी है, तो ये लिखी है अभिनव गुप्त ने। अगला है ध्वनि सिद्धांत का प्रादुर्भाव व्याकरण के स्फोट सिद्धांत से हुआ है, तो ये देखिए ध्वनि सिद्धांत का जो प्रादुर्भाव है वो व्याकरण के स्फोट सिद्धांत से हुआ है। अगला है व्याकरण ने वाणी के कितने प्रकार माने हैं, तो वाणी के जो प्रकार माने हैं वो माने हैं 4, और वो 4 कौन से हैं ये भी देख लीजिए। आपको दोनों ही प्रकार से प्रश्न इस पे आ सकते हैं, कोई भी प्रकार पूछ लेंगे, एक एब्सेंट कर देंगे, एक गलत कर देंगे, और कौन सा नहीं आता है। आजकल जो नहीं वाले प्रश्न हैं वो अधिकतर पूछे जा रहे हैं, तो इनके नाम आप देख लीजिए, परा, पश्यंती, मध्यम और वैखरी। तो आजकल जो है दोनों ही प्रकार के प्रश्न जो है पूछ सकते हैं कि कितने प्रकार के हैं, या फिर उनके नाम पूछ के एक मिसिंग कर देंगे या एक गलत कर देंगे, तो दोनों ही तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला है आनंदवर्धन का समय है, तो 9वीं शती के मध्य। अगला है आनंदवर्धन ने व्यंग्यार्थ के तारतम्य के आधार पर काव्य के कितने भेद किए हैं, तो उन्होंने किए हैं 3 भेद जो है बताए हैं, वो है ध्वनि, गुणभूति, व्यंग और चित्र। अगला है आनंदवर्धन ने ध्वनि के कितने प्रकार माने हैं, तो उन्होंने माने हैं 3, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। तो ये तीनों जो है ध्वनि के प्रकार उन्होंने माने हैं। अगला है आनंदवर्धन के अनुसार रीति के 4 नियामक हैं, तो रीति के 4 नियामक जो है वो है वक्त्रोचित्य, वाच्योचित्य, विषयोचित्य और रसोचित्य। अगला है अभिनव गुप्त ने ध्वनि के कितने भेद किए हैं, तो उन्होंने किए 35। अगला है मम्मट ने ध्वनि के शुद्ध भेदों की संख्या स्वीकार की है, तो वो है 51। अगला है पंडित राज जगन्नाथ काव्य के कितने भेद किए हैं, तो वो किए हैं 4, उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम और अधम। ये 4 भेद जो है उन्होंने किए हैं, आप नोट कर लीजिएगा। अगला है आचार्यों ने व्यंग्यार्थ की प्रधानता, गौणता एवं अभाव के आधार पर काव्य के कितने भेद माने हैं, तो उन्होंने माने हैं 3, उत्तम, मध्यम और अधम। अगला है आधुनिक काल के प्रारंभिक समय में से सेठ कन्हैयालाल पौद्यार ने काव्य कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना की, जो आगे चलकर रस मंजरी और अलंकार मंजरी के रूप में प्रकाशित हुआ। अगला है हृदय दर्पण नामक ग्रंथ की रचना किसने की, तो हृदय दर्पण की रचना की है भट्टनायक ने। अगला है हिंदी वक्रोक्ति जीवित की भूमिका किसने लिखी है, तो ये लिखी है डॉक्टर नागेंद्र जी ने। अगला है रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता और रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है, तो यहाँ 2 प्रश्न है कि प्रथम व्याख्याता और ग्रंथ किसने लिखा है, तो वो लिखा है भरत मुनि ने, और नाट्य शास्त्र जो है प्रथम पुस्तक है। अगला है भरत ने 8 स्थायी भाव, तो भरत मुनि ने जो है 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक भाव और 33 जो है संचारी भावों का उल्लेख किया है, ये आता है। अगला है किस आचार्य ने रीति को काव्य की आत्मा मानकर रस के गुण के अंतर्गत स्थान दिया और कांति गुण का वर्णन करते हुए रस से युक्त माना है, तो वो माना है वामन ने। अगला है आचार्य रुद्रट ने शांत रस का स्थायी भाव किसे माना है, तो वो माना है शांत रस का सम्यक ज्ञान। रस को ध्वनि के साथ युक्त करने का श्रेय किसे है, आनंदवर्धन को। अगला है भोज ने 12 रसों का जो है विवेचन किया है, जिनमें 4 नवीन है, तो 4 नए कौन से हैं, प्रेयस, शांत, उदात्त और उदात्त। अगला है भोज ने रस का मूल स्वर किसे माना है, तो वो माना है अहंकार को। अगला है वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है, तो वो ये है विश्वनाथ का। अगला है आचार्य शुक्ल ने काव्य की आत्मा किसे माना है, तो वो माना है रस को। अगला है भट्ट लोलट ने रस की अवस्थिति किसमें मानी है, तो अनुकार्य में। अगला है किस आचार्य ने रस सूत्र की व्याख्या के संदर्भ में काव्य में 3 शक्तियों की कल्पना की है, अभिधा, भावकत्व, भोजकत्व। तो ये बात कही है भट्ट नायक ने।
अगला है अभिनव गुप्त रस को मानते हैं, तो अभिनव गुप्त जो रस को मानते हैं वो है व्यंग्य। अगला है किस आलोचक के मतानुसार साधारणीकरण कवि की अनुभूति होता है, तो ये होता है डॉक्टर नगेंद्र ने बताई है ये बात। अगला है भारतीय काव्य शास्त्र में भावक से अभिप्राय है, तो भावक से अभिप्राय है सहृदय या आलोचक से। अगला है भावक सहृदय के कितने प्रकार हैं, तो ये प्रकार हैं 4, अरोचकी यानी विवेकी, सत्रणाभ्यहारी यानी अविवेकी, और मत्सरी यानी पक्षपातपूर्ण आलोचना करने वाला, और तत्वाभिनिवेशी। अब है विभाव के कितने भेद हैं, तो विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। अगला है आलंबन विभाव के कितने भेद हैं, तो वो है 2, आलंबन और आश्रय। अगला है सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी मानी गई है, तो वो मानी गई है 8। अगला है आचार्य शुक्ल ने विरोध और अविरोध के आधार पर संचारियों के कितने वर्ग किए हैं, तो वो किए हैं 4, सुखात्मक, दुखात्मक, उभयात्मक और उदासीन। अगला है श्रृंगार को मूल रस किस आचार्य ने माना है, तो वो माना है भामह ने। अगला है भक्ति रस को मूल रास किसने माना है, तो ये माना है मधुसूदन सरस्वती एवं रूप गोस्वामी ने। अगला है शंकुक के अनुसार भरत मुनि के रस सूत्र में आए संयोग शब्द का अर्थ है, तो संयोग का अर्थ है अनुमान। अगला है रस सिद्धांत के संबंध में तन्मयतावाद के प्रतिष्ठापक है, तो वो है अभिनव भरत। अगला है एक के बाद अनेक भावों का उदय होता है, तो उसे कहते हैं, तो उसे कहेंगे भाव सबलता। अगला है अवहिता और अपस्मार क्या है, तो ये संचारी भावों का एक प्रकार है। अगला है किस आलोचक के मतानुसार साधारणीकरण कवि भावना का होता है, तो ये बात जो है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है। अगला है अभिधा, भावकत्व और भोग काव्य के 3 व्यापार किस आचार्य ने माने हैं, तो ये माना है भट्टनायक ने। अगला है भाव संधि, भाव सबलता तथा भाव शांति किस भाव की प्रमुख स्थितियां हैं, तो ये संचारी भाव की स्थितियां हैं। अगला है अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, तो वो हैं भामा। अगला है भरत मुनि ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया है, तो वो क्या है 4, उपमा, रूपक, दीपक और यमक। अगला है अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ के रचयिता है, तो वो हैं शोभाकर मित्र। अगला है दंडी ने गुणों की संख्या कितनी मानी है, तो वो मानी है 10। आचार्य भोज के अनुसार गुणों की संख्या है, तो वो है 24। अगला है वामन ने गुणों की संख्या मानी है, तो वो मानी है 20। मम्मट, भामह तथा आनंदवर्धन ने गुणों के भेद माने हैं, तो वो माने हैं 3, और गुणों के प्रमुख भेद हैं, तो 3 भेद हैं, वो है माधुर्य, औज और प्रसाद। अगला है वृत्ति का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, तो वो मिलता है नाट्य शास्त्र में। अगला है भारतीय काव्य शास्त्र में कितनी काव्य वृत्तियां जो है मानी गई है, तो मानी गई है 3, परुषा, कोमल और उपनागरी। अगला है सर्वप्रथम दोष की परिभाषा किस आचार्य ने प्रस्तुत की, तो वो की है वामन ने। अगला है दंडी ने कितने काव्य दोषों का वर्णन किया है, तो वो क्या है 10। अगला है वामन ने कितने काव्य दोषों का वर्णन किया है, तो 20। विश्वनाथ ने कितने दोषों का वर्णन किया है, तो 70। अगला है काव्य दोषों का सर्वप्रथम निरूपण किस ग्रंथ में मिलता है, तो भरतकृत नाट्य शास्त्र में। अगला है 10 के स्थान पर 3 काव्य गुणों की स्वीकृति प्रथम किस आचार्य ने की, तो वो की है भामा ने। अगला है प्रयान नामक नवीन रस की उद्भावना किस आचार्य ने की है, तो वो की है रुद्रट ने। अगला है आलोक का हिंदी भाष्य किसने लिखा, तो वो लिखा है आचार्य विश्वेश्वर ने। अगला है भाव प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता हैं, तो वो है शारदा तनय। अगला है दंडी ने कितने काव्य हेतु माने हैं, तो काव्य हेतु माने हैं 3, नैसर्गिकी प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग यानी अभ्यास। रुद्रट और कुंतक ने कितने काव्य हेतु माने हैं, तो वो माने हैं 3, शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। अगला है वामन ने कितने काव्य हेतु माने हैं, तो वो माने हैं 3, लोक, विद्या और प्रकीर्ण। अगला है व्यंग्य के तारतम्य के आधार पर काव्य के कितने भेद माने जाते हैं, तो वो माने जाते हैं 3, ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्य चित्र और चित्र। अगला है काव्य रूप इंद्रिय गम्यता के आधार पर काव्य कितने भेद है, तो वो है 2, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। अगला है दृश्य काव्य यानी रूपक के कितने प्रमुख भेद हैं, तो वो हैं 10,
श्रव्य काव्य के कितने भेद हैं? तो वो हैं 3, गद्य पद्य चंपू। तो गद्य पद्य में काव्य। अगला है लक्षणा के कुल कितने भेद माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं 12। अगला है किस लक्षणा को अभिधा पुच्छभूता के नाम से जाना जाता है? तो वो है रूढ़ि लक्षणा को। अगला है किस आचार्य ने लक्षणा के 80 भेदों का उल्लेख किया है? तो वो किए हैं विश्वनाथ ने। अगला है मम्मट ने लक्षणा के कितने भेदों का उल्लेख किया है? तो 12। अगला है किस काव्य को चित्र काव्य कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अधम काव्य को। अगला है बंध के आधार पर काव्य के कितने भेद हैं? तो वो है 2, प्रबंध और मुक्तक। अगला है पूर्वा पर संबंध निरपेक्ष काव्य रचना को कहते हैं, तो उसको कहेंगे मुक्तक। अगला है पूर्वा पर संबंध निर्वाह सापेक्ष रचना को कहते हैं, तो उसको कहेंगे प्रबंध। यहाँ पे देखिए निरपेक्ष काव्य रचना और यहाँ पे निर्वाह सापेक्ष रचना, दोनों में ये फर्क है। अगला है संस्कृत में साहित्य के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो होता है वाडम्य। अगला है तात्पर्य क्या है? तो अभिधा लक्षणा व्यंजना की तरह चौथे प्रकार की नई शब्द शक्ति। तो 3 प्रकार की शब्द शक्ति हम देखते हैं, अभिधा लक्षणा और व्यंजना। ऐसे ही तात्पर्य जो है वो चौथा प्रकार जो है माना गया है। अगला है भामह अभाववादी कहलाते हैं क्योंकि उन्हें काव्य में ध्वनि की सत्ता जो है वो स्वीकार नहीं की है। अगला है प्रतिभा मात्र को ही काव्य का हेतु आवश्यक सर्वप्रथम किसने माना? तो वो माना हेमचंद्र ने। अगला है गुणीभूत व्यंग के कितने भेद होते हैं? तो वो होते हैं 8। अगला है वाच्यता असह का अन्य नाम है, तो उसका नाम है रसध्वनि। तो देखिए रसध्वनि का अन्य नाम हो गया वाच्यता असह। अगला है भरत ने हास्य रस कितने माने हैं? तो वो माने हैं 6। अगला है कुंतक ने वक्रोक्ति के भेद व उपभेद माने हैं, तो वो माने हैं 6 भेद व 41 उपभेद। अगला है हेतुर्ण व तू हेतव पंक्ति है, तो ये पंक्ति जो है वो है मम्मट की। अगला है जनश्रुति के आधार पर किस आचार्य को रस के प्रवर्तक होने का श्रेय दिया जाता है? तो वो दिया जाता है नंदिकेश्वर को। अगला है भरत के नाट्यशास्त्र में भावों की संख्या 49 गिनाई है, तो ये गिनाई है कितने 49 कैसे होता है? तो स्थायी भाव कितने हैं? 8, व्यभिचारी भाव 33, सात्विक भाव 8, और जब इन तीनों का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 49। अगला है आचार्य भामा ने काव्य हेतु किसे माना है? तो वो माना है प्रतिभा को। इस प्रकार के प्रश्न आए भी हैं परीक्षा में। अगला है किस आचार्य का कथन है कि संसार में जो कुछ पवित्र उज्जवल एवं दर्शनीय है वह श्रृंगार के भीतर समाविष्ट हो सकता है? तो ये बात कही है भरत मुनि ने। अगला है श्रृंगार रस को रसराज माना है, तो कार्य व्यापार की व्यापकता के कारण जो है उसको रसराज माना गया है। अगला है भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता भट्ट लोलट के रस विवेचन का सैद्धांतिक आधार है, तो वो है मीमांसा। अगला है रस को 2 वर्गों सुख कारक व दुख कारक में बांटकर किस आचार्य ने करुण भयानक विभत्स और रौद्र को दुख कारक तथा शेष को सुख कारक माना? तो ये माना है रामचंद्र एवं गुणचंद्र ने। अगला है नवरस नामक ग्रंथ के लेखक हैं, तो वो है बाबू गुलाब राय। अगला है रस कलश नामक ग्रंथ के लेखक है, तो रस कलश जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। अगला है सर्वप्रथम किस आचार्य ने रस को काव्य आत्मा घोषित किया था? तो वो है विश्वनाथ। अगला है रुद्र तथा कुंतक ने काव्य हेतुओं की संख्या मानी है, तो वो है 3। वो 3 है शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। अगला है राजशेखर ने रस का प्रतिकाष्ठता किसे माना है? तो नंदिकेश्वर को। अगला है भरत मुनि ने कितने रस, कितने गुण, कितने दोष तथा कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? तो देखिए यहाँ आपके सारे ही पॉइंट यहाँ कवर हो जाते हैं। तो रस जो है वो 8 माने हैं, गुण 10 है, दोष 20 है, अलंकार 4 है। यहाँ आपके इकट्ठे ये सारे कवर हो गए। अगला है शब्दार्थों सहित काव्यम, काव्य की इस परिभाषा में दोष है, तो यहाँ जो दोष है वो है अतिव्याप्ति। अगला है प्रयाण नामक नवीन रस की उद्भावना किस आचार्य ने की? तो वो की है रुद्रट ने। अगला है आलोक का हिंदी भाष्य किसने लिखा? तो वो लिखा है आचार्य विश्वेश्वर ने।
अगला है भाव प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता हैं, तो वो हैं शारदा तनय। अगला है दंडी ने कितने काव्य हेतु माने हैं, तो वो है 3, नैसर्गिकी प्रतिभा, निर्मल शास्त्रगण और अमंद अभियोग। अगला है रुद्रट और कुंतक ने कितने काव्य हेतु माने हैं, तो वो माने हैं 3, शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। अगला है वामन ने कितने काव्य हेतु माने हैं, तो वो माने हैं 3, लोक, विद्या और प्रकीर्ण। अगला है व्यंग्य के तारतम्य के आधार पर काव्य के कितने भेद माने जाते हैं, तो वो माने जाते हैं 3, ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्य चित्र और चित्र। अगला है काव्य रूप के आधार पर काव्य के कितने भेद हैं, तो वो है 2, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। अगला है दृश्य काव्य के कितने प्रमुख भेद हैं, तो वो हैं 10। श्रव्य काव्य के कितने भेद हैं, तो 3, गद्य, पद्य और चंपू काव्य। अगला है करुण रस का स्थायी भाव है, तो वो है शोक। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है, तो वो है शोक। रस की संख्या 8 किसने मानी है, भरत ने। विभाव में प्रधान है भाव। संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो 33। अलंकार को काव्य का शोभा कारक धर्म किसने माना है, तो दंडी ने। आगे है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक या संस्थापक हैं, तो वो हैं भामा। वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य, तो विश्वनाथ। कार्यत्री प्रतिभा और भावयत्री प्रतिभा का विभाजन करने वाले आचार्य, तो वो हैं राजशेखर। अगला है भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं, वो है रूप गोस्वामी। अगला है रुद्रट वक्रोक्ति को शब्द अलंकार मानते हैं, इसे अर्थ अलंकार जो है वो किसने माना है, तो वो माना है वामन ने। तो देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न बन गए। रुद्रट ने जो है वक्रोक्ति को क्या माना है, शब्द अलंकार, और वामन ने क्या माना है, अर्थ अलंकार। तो यहाँ आपके दोनों प्रश्न जो है कवर हो गए हैं। तो ये थे आज के प्रश्न जो भारतीय काव्य शास्त्र पर आधारित थे। आप सभी को जो है कैसे लगे ये महत्वपूर्ण तथ्य भारतीय काव्य शास्त्र पर आधारित, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ परिवर्तन चाहते हैं, किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो जो है उसी टॉपिक पे हो। तो आप सभी को ये वीडियो कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।